अलग अलग समीकरण साध रहे हैं, कभी लव कुश, कभी कुछ कभी कुछ। इन समीकरणों के माध्यम से आप पहली बार मुख्यमंत्री बनकर नहीं आए थे, लेकिन कौन समझाए, आप में तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। मैं इस तरह की शादियों का बिल्कुल ही सपोर्ट करता हूं जिसमें धर्म का नाम न लिया जाए, लेकिन यदि आप सनातन को मानते हैं तो कम से कम और फिर ढोंग मत कीजिए। अगर मानते हैं तो फिर उस पूरे रिवाज को फॉलो कीजिए, और अगर नहीं मानते तो दूसरे के धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचाने का आपको अधिकार नहीं। आप अच्छे से जानते हैं आपके और मेरी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। हमने सरकारों के भरोसे अपने आप को नहीं रखा है। आपके घर में अगर भोजन आता है तो सरकार नहीं लेकर आके दे पाती। 15 साल से आप भेज रहे हैं, आपको 15 साल से अलग अलग सुविधाएं मिली है क्या? कोसी के लोगों से अगर पूछिए, जब बाढ़ आती है तो किस तरह से उनको अपने लिए खुद करना पड़ता है। मवेशी बह जाते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। अधिकारी आते हैं, जायजा करते हैं, आधा आधार पर डील करके जनता को राहत देने के बजाय जनता का शोषण करते हैं। परिस्थितियां यही है। बालिका गृह भूल गए, सृजन घोटाला भूल गए आप लोग, किस तरीके से बंदर बाट हुई थी, आप बाढ़ के दौरान ये भूल गए? आप कितने पुल बह चुके हैं, भूल गए आप? उस शराबबंदी के पैसे को बिहार के ऐसे बंदर बाट हो गई उस पैसे की। जो अब शराब तो आ ही रही है, लोग पी ही रहे हैं, मर भी रहे हैं, लेकिन उस शराब के चलते जो रेवेन्यू सरकार को मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया है। आज नीतीश कुमार कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको वेंटिलेटर दे सकूं। आप में पॉलिसी पैरालिसिस है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये पंचनामा है। पंचनामा में मैं खबरों की चीरफाड़ करता हूं और वो नंगी हकीकत आप लोगों तक लेकर आता हूं जो जानना जरूरी होता है। देखिए, आज देश में अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं बहुत आशावादी नहीं है। निराशा चारों तरफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। हम वैक्सीनेशन के ऐसे स्तर पर पहुंचे हुए थे, हमने वैक्सीन खोज भी ली थी, लेकिन लगातार, चाहे वो जनता की गलती की वजह से हो, सरकार के पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से हो, हम दवाई होते हुए भी लगातार लोगों को बीमार देख रहे हैं, परेशान देख रहे हैं। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जो अंतिम उपचार है वो करते हुए देख रहे हैं, दम तोड़ते हुए देख रहे हैं। ये सब कुछ बहुत निराशा भरा हुआ है। लेकिन जानते हैं इससे भी बड़ा निराशाजनक चीज कौन सा है? इससे भी निराशाजनक चीज है बिहार में जो हो रहा है राजनीति। वो आज सत्ताधारी दल बिहार में, आप सोचिए, पिछले साल कोरोना के दौरान बिहार के लोग किस तरह से पलायन करके आए थे। कितनी परेशानी हुई थी लोगों को कोरोना के दौरान जब बिहार आए थे। बिहार में क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था ठीक नहीं थी, कहीं खाना ठीक नहीं था, लोगों को आने के लिए सोचना पड़ा था। इन सारी समस्याओं के बीच बिहार में हमने मिसमैनेजमेंट देखा था। ये लगा था कि सरकार पलट जाएगी, लेकिन देखिए 6 महीने बाद ही चुनाव होते हैं और चुनाव में फिर लोगों ने उसी सरकार को चुनकर वापस भेजा जिस सरकार की लगातार वो बुराई कर रहे थे, मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहे थे, क्राइसिस मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाने का आरोप लगा रहे थे। और देखिए परिस्थितियां कि आज वो सरकार फिर से क्राइसिस में है और आज जनता फिर क्राइसिस में उस सरकार की तरफ देख रही है। सरकार बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। समस्याएं भी पिछले जैसी ही हैं। 15 साल पहले जो समस्याएं थी वो आज भी हैं। अस्पताल है तो अस्पताल में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है तो रेमडेसिविर दवाई नहीं है। कैस्केडिंग इफेक्ट है, ऊपर से नीचे तक हर जगह हर सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहा है। और जब आप एक बात समझ लीजिए, कोर्ट लोकतंत्र में इंटरफेयर नहीं करता है। लोकतंत्र के अलग अलग इकाइयां हैं, चुनाव आयोग है और भी आयोग है जिनके माध्यम से हम लोकतंत्र को स्थापित करते हैं देश में। लेकिन जब कोर्ट आकर ये कहने लगे कि नागरिकों के पक्ष में खड़ा हो जाए या मिसमैनेजमेंट को लेकर सरकार को डांट पिलाने लगे, समझ लीजिए कि सरकार के हाथ से परिस्थितियां बाहर निकलती जा रही हैं। बिहार सरकार के हाथ में तो परिस्थितियां कभी थी भी नहीं।
हम तो बस इंतजार कर रहे थे और बिहार सरकार भी ये मना रही थी कि कोरोना की जो दूसरी वेव है वो पहले की तरह बिहार में आए और चली जाए। और हम कहें कि नहीं, हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, क्राइसिस मैनेजमेंट की है, हमने लोगों को छिपा लोटा दिया है, हमने लोगों को क्वारंटीन किया है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार सरकार इस बार तैयार ही नहीं थी। इतनी ज़्यादा मैंने इंफॉर्मेशन होने के बाद, इतना ज़्यादा डेटा होने के पास, इतना ज़्यादा एनालिसिस होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा प्री जानकारियाँ होने के बावजूद कि कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है, फिर भी हमारा जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, हमारी जो सरकार की पॉलिसी है, वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। और इसकी वजह से होता क्या है, हम सभी वेंटिलेटर पर चले जाते हैं और वेंटिलेटर में ऑक्सीजन नहीं है, मरना फिक्स है। आज बिहार सरकार के सबसे बड़े अधिकारी की मृत्यु हो गई। रोहित सरदाना जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। वैचारिक मतभेद भले ही उनका मेरा रहा हो, लेकिन इस देश के धाकड़ पत्रकारों में से एक थे, बहुत स्वस्थ व्यक्तियों में से थे। इस तरह से कोरोना का उनका चले जाना कहीं ना कहीं अखर जाता है और एक डर मन में पैदा कर देता है कि आखिर एक इंसान कोरोना से लड़ते हुए जब सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए, ये आसानी से समझा सकता है कि रोहित सरदाना जी के पास बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, सरकार ने उनकी मदद करने की कोशिश भी की होगी, तंत्र उनके पास होगा, लेकिन चिंता इस बात की हो जाती है कि जब वो नहीं बच पाते हैं तो बिहार में इस तरह से भगवान भरोसे छोड़े जा चुके लोग। सरकार खुद कह रही है कि भगवान के भरोसे अब बिहार है और ऐसे लोगों के बारे में चिंता होती है। बिहार में आपको पता है कि लगभग 3-4 साल पहले शराबबंदी लागू हुई थी। इस शराबबंदी की वजह से कितने आंकड़ों के आधार पर कितना नुकसान हुआ है पता है आपको? एक अलग पंचनामा मैंने किया था उस पर। आज सरकार दुहाई दे रही है कि उसके पास पैसे नहीं है। केंद्र सरकार कहती है कि हमारे पास इतने पैसे थे, हमने पिछले लॉकडाउन में सब दे दिया, अब राज्यों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये सच भी है। बच्चा जीवन भर बाप से लेकर और अपना खर्च नहीं चला सकता है। बिहार सरकार और समेत पूरे देश के सरकारों को जब 1 साल तक केंद्र की तरफ से फायदा मिला, रामविलास पासवान खुद खाद्य मंत्री थे और उन्होंने जाते जाते भी कोरोना का जो की वजह से जो लोगों को मिल रहा था खाद्यान्न, उसको एक्सटेंड करके बिहार में छठ पूजा तक पिछले बढ़ाकर कर दिया था। तो अपनी तरफ से सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन बिहार सरकार या राज्य सरकारों पर जब जिम्मेवारी छोड़ी गई, वेंटिलेटर आया, ऑक्सीजन आया, ये सारी चीजें आई और बिहार सरकार ने उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बिहार सरकार ने लोगों की भर्ती नहीं की। बिहार सरकार जो कि आंकड़ों में उलझाए रखती है लोगों को, हमने टीचरों की बहाली कर दी, टर्म एम्प्लॉयमेंट, डॉक्टर्स की बहाली नहीं हो पा रही है, स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की बहाली नहीं हुई है। 30%, 70% और 80% पे हम काम कर रहे हैं आज भी। जो इक्विपमेंट्स जान बचा सकती थी लोगों की, आज वो इक्विपमेंट्स पॉलिथीन में पड़ी हुई हैं। तो ये तो इस लेवल का मिसमैनेजमेंट है कि नीतीश जी आप चाह कर भी इन सब चीजों से अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। कोरोना आ रही है, लोगों को लील रही है, मार रही है। आप अगर बच जाते हैं तो केवल इसलिए क्योंकि आपके पास तंत्र है। याद रखिए, कोरोना जिस तरह से बढ़ती जा रही है और जिस तरह से बड़े बड़े प्रभावी लोगों को कोरोना हो रहा है, कब किसका नंबर लग जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज बिहार की जनता जिस तरीके से अकेला महसूस कर रही है, इस वक्त कोई साथ देने वाला नहीं है। और अगर बात करें जो साथ दे भी रहे हैं, चाहे पप्पू यादव हो या विपक्ष के नेता हो, सबके पास सीमित संसाधन है। और इन संसाधनों के नाम पर याद आया कि भाजपा जो कि आपके साथ बिहार सरकार में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आपको मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है, ये आम अवधारणा है, ये भाजपा भी कहती आई है। इस बार आपकी सीटें कम हुई हैं। पिछली बार के क्राइसिस मैनेजमेंट के में आपने जो गलतियां की थी, हो सकता है उस चलते भी आपका ये कम हुआ हो। इस बार आपको अच्छे से पता है नीतीश कुमार जी, आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये जनता नहीं समझ पा रही है, हम अच्छे से समझ रहे हैं। पिछली बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया था आपने, उसका दुष्प्रभाव भी जनता पर पड़ा था और इस आपकी सीटें भी कम हुई थी चुनाव में, तो कहीं ना कहीं आप वहां भी कोरिलेशन खोज रहे हैं। जो आपके बहुत जानकार लोग हैं, आपके सलाहकार हैं, वो आपको सलाह दे रहे हैं कि लॉकडाउन मत लगाइए, इससे वोट का नुकसान हो सकता है। लेकिन खैर चलिए, ये विवादास्पद चीज है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लॉकडाउन क्या लगाना, ऐसी जनता को क्या घरों में रोकने के लिए प्रेरित करना जो आज भी शादी ब्याह करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। 100-100, 200 लोगों की बारात में देख रहा हूं कि अभी भी सड़कों पर जाती हैं। लोग पटाखे जला रहे हैं, किस खुशी में जला रहे हैं? 1 साल आपकी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं मानता हूं आपने खर्च कर दिया, मैं मानता हूं आपने कार्ड छपवा दिया होगा, आपकी सारी तैयारियां धर की धरे रह जाएंगी, लेकिन आपने शादी की तैयारी की होगी, श्राद्ध की नहीं की होगी, आपने 100 लोगों के वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की होगी। खैर ये समझाना बिल्कुल ही बेमानी है, मैं बोलकर ही लोगों का दुश्मन बन जाता हूं। कल भी इस तरह से एक डीएम गए थे, शादी रोकने गए थे,
उन पर विवाद पूरा जबरदस्त हो गया है, जातिगत एंगल लिया जा रहा है, यादव लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि क्यों मारा गया। मैं भी उन लोगों में से खड़ा हूं। मुझे लगता है कि उस निरीह ब्राह्मण को डीएम साहब को तमाचा नहीं मारना चाहिए था। आप सबको जेल में डाल देते, आप सबका हुक्का पानी बंद कर देते, लेकिन ये जो सिंघम बनने के चक्कर में आपने जो सर पर एक थप्पड़ मार दिया एक वृद्ध ब्राह्मण के, इसने जातिवाद का ऐसा जहर बो दिया कि आज ट्विटर फेसबुक हर जगह पर लोग आपस में भिड़े पड़े हुए हैं। जिन्हें समझ नहीं है कि बाबा साहेब किस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वो भी आकर इतना ज्ञान उड़ेल दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैंने फेसबुक पर मैं स्वयं लिखा है कि जिस समाज को लगता है कि अगर ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है या शादी रीति रिवाज में उनकी अवहेलना करना है तो मत बुलाइए, आप कोर्ट को साक्षी मांगे करिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, मैं इस तरह की शादियों का बिल्कुल ही सपोर्ट करता हूं जिसमें धर्म का नाम न लिया जाए। लेकिन यदि आप सनातन को मानते हैं तो कम से कम और फिर ढोंग मत कीजिए। अगर मानते हैं तो फिर उस पूरे रिवाज को फॉलो कीजिए, और अगर नहीं मानते हैं तो दूसरे के धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचाने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप खुद समझिए, आज हम पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो हमने चर्चा की थी कि मजदूरों को सरकार लाठी मार रही है, मजदूरों को पुलिस लाठी मार रही है, वो दिहाड़ी काम करने जा रहा है, कमाएगा तो खाएगा क्या। आपको पता है कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या है? आपको पता है कि ब्राह्मण दिहाड़ी मजदूर जैसे हो गए हैं, 200 400 500 पर डेली पूजा कराते चलते हैं। जब आप जातिगत चाशनी में डालकर उस थप्पड़ का आकलन कर रहे थे तो अंदाजा यह भी लगाना चाहिए था कि वो ब्राह्मण भी दिहाड़ी ही कर रहा था। उसे मजदूरी करके या अन्य चीजों को करके रोजगार सृजन करने का कभी अनुभव ऑफर समझ मिला ही नहीं उसे। उसने कभी ये सीखा ही नहीं। आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो रूढ़िवादी तरीके से ही अपना जीवन चला पाते हैं। कि क्या सनक है, क्या मजबूरी है, इस पर डिबेट में नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज कई ब्राह्मण परिवारों का हाल मैं अपने व्यक्तिगत मेरे अनुभव से आपको बता रहा हूं कि ऐसा है कि दिहाड़ी मजदूर जैसे ही उनकी स्थिति उससे बदतर ही है। तो अगर ऐसे में शादी ब्याह होगा, कोई पूजा पाठ में बुलाता है तो 2 रुपए 4 रुपए कमाने के लिए वो ब्राह्मण चला जाता है, सनातन बचाने के लिए नहीं आता है, और ना ही सनातन का वाहक बनने आता है। ये वो लोग हैं जो दो टाइम की रोटी के लिए, भूख के लिए कहीं ना कहीं बेवकूफ बने जाते हैं और जाकर पीछे पड़कर शादियां करा रहे हैं लोगों की, और इस लॉकडाउन में भी, और थप्पड़ भी खा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ट्विटर फेसबुक पर जो एक बड़ा लड़ाई हो जाता है जाति वाला, उसका हिस्सा भी बन जाते हैं। खैर लफड़े में मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन की परिस्थितियों को लेकर बिहार में एक लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा। संजय जायसवाल जी ने कहा था कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, नाइट कर्फ्यू से कुछ होने वाला नहीं है। संजय जायसवाल जी के इस बयान के बाद कितना कुछ बयान आया जदयू की तरफ से, आपको पता ही होगा। इसके बाद बिहार में जदयू और भाजपा के बीच तलवारें इतनी खिंच चुकी हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ मांगना ही छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी से कुछ मांगेंगे ही नहीं, उन्होंने तय कर लिया है। अब जनता मरे या जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अपने अपने स्तर पर कुछ विधायक और सांसद लग गए हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कहीं ना कहीं करने के लिए काम। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, इस बात का डर है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सरकार गिराने की स्थिति में भी आ जाएंगे। मिसमैनेजमेंट जिस तरह से हो रहा है, कहीं इसका नुकसान वोट के तौर पर ना हो। नीतीश कुमार ने तो पहले ही एहसास करा दिया है कि जब सारे स्वास्थ्य के महकमे भाजपा के पास है तो चिंता और ब्लेम केवल नीतीश कुमार पर क्यों आए। जब भाजपा कहती है कि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और गृह विभाग नीतीश के पास होने की वजह से सारे अपराध गृह नीतीश कुमार की जिम्मेवारियां हैं, तो फिर जब पूरे ऊपर से नीचे तक की सिस्टम जो है स्वास्थ्य का वो भाजपा के पास है, तो बिहार में मरने वाले लोगों के लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार क्यों? ये सवाल वो पूछ रहे हैं, इशारों में पूछ रहे हैं, कोई छपवा के अखबार में उन्होंने नहीं पूछा है। लेकिन खबर ये आ रही है कि फिर एक बार संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर, जो संसाधनों की कमी है बिहार में सरकार की, उस पर एक बड़ा हमला किया है और अपनी पार्टी के लाइन से बिल्कुल ही हटकर बिहार सरकार जिसका हिस्सा भाजपा भी है उस पर पूरा हमला कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ वो कह रहे हैं। हर रोज हो रहे हजारों संक्रमण के नए मामले सामने आने के देखकर कहीं ना कहीं भाजपा के नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। राज्य सरकार की व्यवस्था पर विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रही है, अब सत्ता पक्ष के नेता भी खुलेआम अपनी ही सरकार पर और अपने बेबसी पर सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। नीतीश के नाइट कर्फ्यू पर हमला करने वाले संजय जायसवाल ने एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधनों पर हमला कर दिया है। उन्होंने ये तक कहा है कि अपने करीबी मित्र जब वो फोन करते हैं डॉक्टरों को लोगों की सहायता करने के लिए, तो वो फोन उठाना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन ही नहीं है। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनों को खो चुका हूं,
खासकर दिल्ली में चाहकर भी बिहार के लोगों की अब मदद नहीं कर पा रहा हूं। स्थिति यह है कि जो मेरे करीबी डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने अब फोन उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो भी बेचारे चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अभी तक चंपारण में हम लोगों ने बेड और ऑक्सीजन के प्रशासन के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था कर रखी है, पर अब वहां की सुविधाएं खत्म हो रही हैं। बेतिया में 90 बेड और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सफल हो सकता है, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण में जहां पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच चुका है, फिर भी ज्यादातर लोग समझने को तैयार नहीं है और रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। शादी हो या श्राद्ध, सब जगहों पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। ये समस्याएं केवल सरकार की ही नहीं है, ये गलती केवल सरकार की नहीं है। संजय सर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोग भी मानने को तैयार नहीं है, जो बातें मैं आपको पहले कह रहा था। विश्व में आज कोरोना का कोई इलाज नहीं है, दवाइयां केवल एक ही है, मास्क पहनिए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए, लेकिन यहाँ वो भी पालन नहीं किया जा रहा है। वह सब बीमारी को नहीं बल्कि बीमार से होने वाली जटिलताओं को रोकने के लिए उपाय हो रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलकर चंपारण की स्थितियों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। हमारी बहुत सी समस्याओं का निदान भी उन्होंने निकाला, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन और खासतौर पे जो वेंटिलेटर और जो किट्स हैं उनकी उपलब्धता नहीं है, इसके चलते कोई कुछ नहीं कर सकता है। नरकटियागंज, रक्सौल, मोतिहारी और बेतिया डीएमसीएच में जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नहीं है। आज भी कोरोना का सिर्फ एक शर्तिया इलाज है, मास्क पहनना और 2 गज दूरी बनाना। बचाव आपके हाथ में है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में पूरा समाज मुक्तभोगी हो गया है। संजय जायसवाल की टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं राजद ने भी हमला कर दिया है। राजद ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप खुद मालिक सरकार हैं और आप किसको सुना रहे हैं सब बात। अगर नीतीश कुमार से नहीं मैनेज हो पा रहा है तो आप नीतीश कुमार को क्यों नहीं हटा देते हैं। लोजपा ने भी आज यही मांग की है कि नीतीश कुमार से बिहार संभलने वाला नहीं है, नरेंद्र मोदी को बिहार अपने काबू में कर लेना चाहिए। देखिए, सारी राजनीति अपनी जगह पर है। आप अच्छे से जानते हैं कि आपके और मेरी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। हमने सरकारों के भरोसे अपने आप को नहीं रखा है। आपके घर में अगर भोजन आता है तो सरकार नहीं लेकर आकर दे पाती है। आप ऑक्सीजन अगर आज ले रहे हैं तो सरकार के भरोसे नहीं ले रहे हैं, तो जब बीमार होंगे तो ऑक्सीजन सरकार के भरोसे क्यों लेंगे। किस सरकार को चुनने का आपने भेजा है? क्या इस सरकार को 15 साल से आप भेज रहे हैं? आपको 15 साल से अलग अलग सुविधाएं मिली है क्या? कोसी के लोगों से अगर पूछिए, जब बाढ़ आती है तो किस तरह से उनको अपने लिए खुद करना पड़ता है। मवेशी बह जाते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। अधिकारी आते हैं, जायजा करते हैं, आधा आधा पर डील करके जनता को राहत देने के बजाय जनता का शोषण करते हैं। परिस्थितियां यही है। बालिका गृह भूल गए, सृजन घोटाला भूल गए आप लोग, किस तरीके से बंदर बाट हुई थी आप बाढ़ के दौरान, ये भूल गए आप। कितने पुल बह चुके हैं भूल गए आप लोग। मुजफ्फरपुर और आसपास के जो इलाके हैं वहां इंसेफ्लाइटिस जब फैलता है तो किस तरह से बच्चे मरते हैं, याद है ना। कोरोना आज की महामारी है। बिहार में महामारियां आती ही रहती हैं। हम महामारियों के लिए ही बने हैं, और अगर महामारियां नहीं आएंगी तो सरकारी खजाना भरने वाला नहीं है। जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार ने लागू करके इतना रेवेन्यू का नुकसान किया है, वो मानेंगे नहीं कभी कि उस शराबबंदी के पैसे को बिहार के ऐसे बंदर बाट हो गई उस पैसे की। जो अब शराब तो आ ही रही है, लोग पी ही रहे हैं, मर भी रहे हैं, लेकिन उस शराब के चलते जो रेवेन्यू सरकार को मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया है। आज नीतीश कुमार कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको वेंटिलेटर दे सकूं। आप में पॉलिसी पैरालाइसिस है मालिक। आपने बिहार के पॉलिसी को पिछले 15 साल से पैरालाइज करके रखा हुआ है। आप में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की ताकत नहीं बची है, क्योंकि पॉलिटिकल रूप से आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। अलग अलग समीकरण साध रहे हैं, कभी लव कुश, कभी कुछ कभी कुछ। इन समीकरणों के माध्यम से आप पहली बार मुख्यमंत्री बनकर नहीं आए थे, लेकिन कौन समझाए। आप में तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। पहले वाले नीतीश को आप पूरी तरह से मार चुके हैं। आप मैं तो कहता रहता हूं कि आपका सबसे बड़ा अगर कोई अब तक का बड़ा गलती आपने अगर किया है तो वो है नीतीश 1 की हत्या आपने कर दी है। चलिए अगली खबर में आपसे मुलाकात करते हैं। इस पंचनामा में इतना ही बहुत ज्ञान हो गया। अगली पंचनामा के खेप के इंतजार कीजिए। लगातार खबरें भारत लाइव पे चलती रहती हैं। अगर हमारा जो बकवास है आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा बहुत सारे चैनल हैं जो कि खबर बहुत सटीक और हमसे बढ़िया शैली में भी देते हैं, तो उन खबरों उन चैनलों को भी स्थान दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।